हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सोशल साइंस का एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। बच्चों, अब तक आप 8th क्लास तक सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही पढ़ते आ रहे हो। 3 बुक्स ही आपने पढ़ी हैं सोशल साइंस के अंदर 8th क्लास तक, जिसमें आपने हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी। ठीक है, बट अब आप क्योंकि एक लेवल अप हो गए हो, आप 9th क्लास में हो गए हो, तो आपको एक बुक और पढ़नी पड़ेगी। अब आपकी एक नई बुक ऐड हो गई है सोशल साइंस के अंदर 9th क्लास में, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज से हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, एक सोशल साइंस का एक नया कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो आपकी सोशल साइंस के अंदर 4 बुक्स हैं। फर्स्ट इज ये जो बुक है, ये हिस्ट्री की बुक है। हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, जैसे कि राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हो। हिस्ट्री में पास्ट से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो आप अब पढ़ते हो। ठीक है, पास्ट में हमारी कंट्री में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सभी चीजें पढ़ते हो। देन ये जो सेकंड बुक है, ये है आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी की बुक में आप क्या पढ़ते हो, अर्थ से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, आपके चारों ओर के जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, उनसे रिलेटेड चीजें पढ़ते हो। ठीक है, देन आपकी बुक है पॉलिटिक्स की, पॉलिटी की बुक है यानी कि सिविक्स। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें पढ़ते हो। अब जो नई बुक आपकी और ऐड हो गई है बच्चों सोशल साइंस के अंदर, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो बच्चों, जिस तरीके से हमने इन सभी बुक्स के बारे में बात करी कि हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में आप ये चीजें पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था को बताता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हमें क्या पता चलेगा, एक कंट्री की, एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सीखेंगे। यानी कि इकोनॉमिक सोशल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, यानी कि पैसे से रिलेटेड, एक देश में कितने काम होते हैं, उन सभी कामों को हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए क्लास 9th में एक नया सब्जेक्ट है, नई बुक है। इसको आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने की कोशिश करनी है। ये 9th और 10th दोनों क्लासेस की जो इकोनॉमिक्स रहेगी आपकी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। इसको आपने अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके आपने समझना है, तो आप सीखोगे कि एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। इकोनॉमिक्स की बुक ही आपको समझाएगी कि एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, एक देश में जो पैसे से रिलेटेड काम होते हैं, प्रोडक्शन होता है चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन की जाती है, वो कैसे होती है। एक देश में पैसे से रिलेटेड वेल्थ जिसे हम बोलते हैं, इनकम जो होती है, वो कैसे इस एक सेक्टर के लोग दूसरे सेक्टर के लोग में कैसे ट्रांसफर की जाती है। यानी कि हर सेक्टर के लोग जो इनकम कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो कैसे कमाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक में आप ये सभी चीजें पढ़ने वाले हो बच्चों। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं एक बार, इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स मींस अर्थशास्त्र, यानी कि एक ऐसी बुक जो कि आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगी। ठीक है, एक ऐसी बुक जो कि आपको किसके बारे में बताएगी, अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगी, इकोनॉमी के बारे में बताएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स मींस दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस which is related to production, कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर प्रोडक्शन कैसे होती है, चीजें प्रोड्यूस कैसे होती हैं, चीजें जब प्रोड्यूस हो जाती हैं फिर वो कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है चीजों की, और चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उनकी कंजम्पशन कैसे होती है। तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली हमें 3 बातों के बारे में बताता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन के बारे में। ठीक है, तो
इकोनॉमिक हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें ये बताता है कि एक कंट्री के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, एक कंट्री के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे अवेल करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मतलब अब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसा चाहिए, जगह चाहिए, मशीन्स चाहिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग चाहिए जो उस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये रिसोर्सेज हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि लिमिटेड, एक कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हम किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या बताती है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि जो वेल्थ है, वेल्थ मीन्स इनकम, मीन्स मनी से रिलेटेड। अब जैसे आप मनी अर्न करते हो, पैसा कमाते हो, उसके लिए कुछ काम करते हो, तो जो पैसा है, वेल्थ है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लोग इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर वेल्थ यानी कि इनकम कैसे कमाई जाती है, इनकम कमाने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, वो सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आया? आपको कुछ आइडिया मिला कि इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो? ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो क्लास 9th इकोनॉमिक्स का जो हमारा सिलेबस रहेगा वो हम एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। देखो ये आपको एनसीईआरटी बुक शो कर रही हूँ। इस एनसीईआरटी बुक से हम इकोनॉमिक्स का लाइन टू लाइन सारा सिलेबस पढ़ेंगे। तो जब आप लेक्चर देखोगे साथ के साथ आपने अपनी बुक ओपन करनी है, आपने नोटबुक पेन अपना लेकर बैठना है, ताकि जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर्स के अंदर टॉपिक्स कराऊंगी उन टॉपिक्स को आपने साथ के साथ अपनी बुक से रिवाइज करना है, और जो एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताऊंगी वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करते जाओगे, और जो टॉपिक्स हम बुक से कवर करेंगे लाइन टू लाइन हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे बच्चों, तो आपने साथ में अपनी बुक ओपन करके बैठनी है। ठीक है, साथ के साथ टॉपिक को रिवाइज भी करना है अपनी बुक में से। ठीक है, जैसे जैसे मैं समझाऊंगी आपने साथ के साथ अपनी बुक में से उसे पढ़ना भी है, जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो आपने अंडरलाइन भी करनी है अपने बुक में। क्लियर? ठीक है, अब हम सिलेबस से, ये तो हमें पता चल गया कि सिलेबस हम एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। अब सिलेबस के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, मींस क्या क्या चैप्टर्स आप इस बुक के अंदर पढ़ोगे, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। बेसिकली ये जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है बच्चों। 4 चैप्टर्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? देखो ये जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना, इन सभी चैप्टर्स से आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, मींस एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इन सभी चैप्टर्स के थ्रू ही आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको देश की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया जाएगा, एंड देन आप जैसे कि 11th और 12th क्लास तक पहुंचोगे तब आप वो बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जरूरी है ना, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप 9th और 10th क्लास में अपने कवर करोगे, एंड देन 11th एंड 12th क्लास में हायर स्टैंडर्ड्स में आप जो बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे, मेजर पोर्शन जो होंगे वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मींस एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उससे रिलेटेड बेसिक बातें बताई जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो चैप्टर 1 है बच्चों स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चैप्टर 1 में हम एक विलेज की स्टोरी लेके चलेंगे, उस विलेज, एक हाइपोथेटिकल विलेज लेके चलेंगे, मींस ऐसा विलेज जो एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, तो एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी लेके चलेंगे, उस स्टोरी से हम इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, क्योंकि आप कोई स्टोरी पढ़ते हो ना बच्चों, स्टोरी आपको किस लिए समझाई जाती है? ताकि आप उस स्टोरी से कुछ सीखो, तो इस स्टोरी से भी आप देश की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिससे हम इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सीखेंगे। देन सेकंड चैप्टर में बच्चों आप पीपल एज रिसोर्स पढ़ने वाले हो।
यानी कि जो लोग होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए रिसोर्स का काम करते हैं, ठीक है। जो किसी भी काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जो चीजें चाहिए होती हैं, उसमें लेबर भी चाहिए होती है, मींस लोग चाहिए होते हैं जो उस काम को करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो किस तरीके से एक रिसोर्स का काम करते हैं किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे बच्चों पॉवर्टी एज चैलेंज, कि पॉवर्टी जो है वो हमारे कंट्री के लिए एक चैलेंज कैसे है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉवर्टी का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंट्री के सभी लोगों की इनकम बहुत कम हो जाती है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मींस जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो रोजगार जिनको मिला होता है वो बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उस कंट्री की इनकम बहुत कम हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत ही पुअर हो जाता है, ठीक है। और ऐसी हालत हो जाती है कंट्री के लोगों की कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, मींस जो बेसिक नेसेसिटी के गुड्स होते हैं वो भी परचेज वो नहीं कर पाते पॉवर्टी की सिचुएशन में, ठीक है। पॉवर्टी एज चैलेंज, अब पॉवर्टी है किसी कंट्री में, पॉवर्टी आ गई है, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं लोग, लोगों के लिए के पास अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी कुछ भी रिसोर्स नहीं है, तो वो सिचुएशन एक कंट्री के लिए चैलेंज कैसे है, मतलब वो सिचुएशन फेस करना एक कंट्री के लिए इतना ज्यादा मुश्किल कैसे होता है, ठीक है। मतलब अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन आ जाए तो कैसे फेस किया जाता है उसको, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। एंड फाइनली जो हमारा चैप्टर 4 रहेगा उसमें हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन एक मेथड यूज किया गया था कंट्री में फूड की सिक्योरिटी के पर्पज से, ठीक है। तो इसमें हम उन सभी चीजों को पढ़ेंगे कि अपनी कंट्री में हम फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, क्लियर। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। तो बच्चों क्लास 9 इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसका आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है। इस स्टोरी के थ्रू आप क्या समझोगे? इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे, यानी कि आप में से बहुत लोग विलेज से रिलेटेड होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि गांव में अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। जब आप गांव की अर्थव्यवस्था को सीखोगे तो उससे आप अपनी पूरी कंट्री से रिलेट करके समझोगे, ठीक है। तो पहले आपको स्मॉल लेवल पे अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि एक छोटा सा हमने हाइपोथेटिकल विलेज ले लिया, उस विलेज के अंदर कैसी अर्थव्यवस्था है, उस विलेज के अंदर लैंड कैसा है, उस विलेज के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वहां पर लेबर कैसे आती है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीजें यूज करते हैं, वहां पर रोड्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन किससे रिलेट करके? विलेज से रिलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर एक गांव की, एक हाइपोथेटिकल गांव की हम एक स्टोरी लेके चलेंगे, उस स्टोरी से आप सीखोगे कि गांव में अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। मतलब इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सीखोगे, ठीक है। अब आपको ये स्टोरी बताई जाएगी, इसमें जो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टोरी के थ्रू आपको समझाए जाएंगे, लेकिन आपने उन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ विलेज तक ही सीमित नहीं रखना, उनको आपने उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपने पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। तो पहले आपको स्मॉल लेवल पे विलेज के थ्रू कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि विलेज में अर्थव्यवस्था कैसे होती है, देन आपने उन कॉन्सेप्ट्स को विलेज तक सीमित नहीं रख के पूरी कंट्री से रिलेट करके उसको देखना है, ताकि आप रियल लाइफ से उनको रिलेट करके समझ सको कि एक देश में अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर 1। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्या बताता है? हम बेसिकली चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें हम विलेज पालमपुर, पालमपुर नाम का हम एक गांव लेके चल रहे हैं। ये पालमपुर विलेज जो है इट इज इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में ये गांव एग्जिस्ट नहीं करता। आप ऐसे मत सोचना कि हम इस गांव में जाके देखते हैं कि ऐसा सब कुछ है या नहीं, हम कहीं पर सर्च करते हैं कि ये गांव एग्जिस्ट करता है नहीं, तो ये गांव एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसको ढूंढने नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी गांव है जो हम लेके चल रहे हैं स्टोरी के अंदर,
ठीक है। इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को हम स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चों इस चैप्टर का हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू, एंड देन हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टोरी आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे ताकि आपको समझ में आए कि एक तो आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, और स्टोरी से आप इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को ज्यादा जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। तो देखो, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड दिस we do through a story of hypothetical village called पालमपुर, ठीक है। इस स्टोरी के थ्रू आप क्या सीखने वाले हो बच्चों? प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेट करती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सभी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे, दैट इज प्रोडक्शन, ठीक है। और वो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आप किससे सीख रहे हो, किसके थ्रू समझ पाओगे? स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और हम एक हाइपोथेटिकल विलेज लेके चलेंगे इस स्टोरी में, दैट इज पालमपुर। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब पालमपुर विलेज में मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि होगा क्या, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। पालमपुर विलेज में बच्चों फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, यानी कि इस विलेज के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा कि आप किसी भी गांव में जाओगे तो बेसिकली वहां पर पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर ही करी जाती है, मींस खेती में ही लोग इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर घरों में जो लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो सेम वे से पालमपुर विलेज में भी जो मेन एक्टिविटी की जाती है, मेन काम किया जाता है पैसा कमाने के लिए, दैट इज फार्मिंग, मीन्स खेती, एग्रीकल्चर, क्लियर। Whereas several other activities that is small scale manufacturing, dairy, transport, ये सभी चीजें भी की जाती है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अदर देन फार्मिंग भी कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर घर में फार्मिंग हो, मोस्टली लोग फार्मिंग को पसंद करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कुछ लोग अदर काम भी करते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल लेवल पे कुछ भी मैन्युफैक्चर करना, डेयरी का काम करना, मींस पशुपालन से रिलेटेड जो काम होते हैं। देन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अब वहां पर ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे, आप देखोगे, जैसे कि बैलगाड़ी, ये आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बैलगाड़ी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के भी वहां पर अलग अलग मीडियम यूज किए जाते हैं। तो कई लोग होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। मींस ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम गुड्स या फिर ह्यूमन बीइंग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। चीजों को या फिर किसी भी इंसान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने के लिए जो भी मीडियम यूज किया जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों में भी इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। और ये सभी काम जो कैरी आउट किए जाते हैं लिमिटेड स्केल पे होते हैं, मींस इतने लार्ज स्केल पे ये काम नहीं किए जाते, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हमने बात करी, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। तो आप देखोगे बच्चों, बेसिकली कहीं पर भी आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो या फिर बड़े स्केल पे कर रहे हो, आपको काम करने वाले लोग भी चाहिए होंगे, ठीक है। मशीन्स भी चाहिए होंगी, मनी भी चाहिए होगी, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, ठीक है। तो जो पालमपुर विलेज के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं उसमें भी क्या क्या चाहिए होता है? सेम वे से यही फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल। जैसे आपको गन्ने से चीनी बनानी है तो आप क्या करते हो, शुगर केन से शुगर बनाने के लिए आपको नेचुरल रिसोर्स चाहिए यानी कि शुगर केन चाहिए, ठीक है। देन मैन मेड आइटम्स चाहिए, जैसे कि मशीन्स चाहिए जिनमें आप शुगर केन को डालोगे एंड शुगर बन सकेगी, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट चाहिए होंगे, मींस एम्प्लॉइज चाहिए होंगे जो वहां पर काम करेंगे मशीन्स पे, जिससे वो शुगर केन से शुगर में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड देन मनी चाहिए। मनी क्यों चाहिए? क्योंकि काम करने के लिए हमें पैसा तो चाहिए, मशीन्स जो परचेज करेंगे वो भी पैसे से, और जो एम्प्लॉइज अपॉइंट करेंगे हम वो भी पैसे से होंगे, इवन शुगर केन भी पैसों से ही खरीदा जाएगा, ठीक है।
तो जहां पर भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं वहां बेसिकली ये 4 चीजें तो चाहिए ही होती हैं। तो पालमपुर विलेज में भी चाहे स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन उसके लिए भी हमें ये 4 चीजें चाहिए होती हैं। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू हम ये सीखेंगे बच्चों कि किस तरीके से विलेज के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली हमें 4 चीजें चाहिए, ठीक है। मैन मेड आइटम्स चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए एंड मनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि पालमपुर विलेज के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए किस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। इस स्टोरी से हम सीखेंगे। क्लियर? आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? तो बेसिकली बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स, वो क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे बच्चों कि जो विलेज है ना, विलेज के अंदर प्रोडक्शन कैसे होती है। फर्स्ट थिंग इज हम ये सीखेंगे कि विलेज के अंदर प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि इस विलेज की स्टोरी से आप प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट ही समझोगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैसे होती है विलेज में, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं। देन प्रोडक्शन के लिए जो लैंड चाहिए होता है, वो लैंड अगर फिक्स्ड है, जो लैंड आपको चाहिए लैंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड लैंड पे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, ये हम सीखेंगे। देन जो लेबर चाहिए वो कहां से आएगी। देन फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में आप पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। विलेज में लोग मनी कैसे कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या ट्रांसपोर्ट के मीडियाज यूज किए जाते हैं, मींस ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट के मीडियम यूज किए जाते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि इस विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों इस स्टोरी के अंदर ना आप पालमपुर विलेज से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे होती है, वहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड अगर आप यूज कर रहे हो, लैंड अगर फिक्स्ड है तो उस पर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर पाओगे, लेबर कहाँ से आती है, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, 2 टाइप की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं इस विलेज के अंदर। तो वो जो 2 अलग अलग काम होते हैं वो क्या होते हैं। देन पैसा कमाने के लिए और कौन कौन से काम किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्या क्या मीडियम यूज किए जाते हैं, वहां पर रोड्स कैसे हैं, अदर फैसिलिटीज कैसी हैं उस विलेज के अंदर। तो बेसिकली हम इन सभी चीजों को समझेंगे पालमपुर विलेज की स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम पालमपुर विलेज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम कुछ कॉन्सेप्ट्स आज सीखेंगे, देन कुछ नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बच्चों। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर कोई ऐसा नहीं है कि एक दूर पहाड़ी पे कोई जगह है दैट इज पालमपुर, उस विलेज को हम लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पालमपुर विलेज जो है वो टाउन्स और जो अदर डेवलप्ड विलेजेस हैं उनसे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि आप भी विलेज से बिलोंग करते होगे कुछ स्टूडेंट्स, तो अगर आपके विलेज में कुछ अवेलेबल ना हो, कोई चीज आपको चाहिए विलेज में नहीं है, तो आप आसपास के विलेजेस से जाकर ले लेते हो ना। तो सेम वे से पालमपुर विलेज भी डेवलप्ड टाउन्स और अदर विलेजेस से कनेक्टेड है, बड़े बड़े विलेजेस और अदर जो डेवलप्ड टाउन्स हैं उनसे कनेक्टेड है। यहाँ के लोगों को अगर कुछ चाहिए होता है जो कि उस विलेज में अवेलेबल नहीं है, तो वो आसपास के गांव से जाकर ले लेते हैं, ठीक है। तो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस, जो उसके आसपास के विलेजेस हैं उनसे कनेक्टेड है, और आसपास के जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं, उनसे भी कनेक्टेड है, ठीक है। देन हम रायगंज शाहपुर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। रायगंज एक बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर है फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है एक बड़ा विलेज दैट इज रायगंज। विलेज का नाम क्या है बच्चों? रायगंज। रायगंज एक बिग विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। देन एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज। एक ऑल वेदर रोड है बच्चों, एक रोड है जो कि पालमपुर विलेज को रायगंज से, रायगंज क्या है? एक बिग विलेज है,
रायगंज से कनेक्ट करता है, एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और शाहपुर का मतलब जो शाहपुर है एक टाउन है, उससे भी वो रोड पालमपुर को कनेक्ट करता है। ठीक है, पालमपुर विलेज को रायगंज से कनेक्ट कैसे किया जाता है? रायगंज एक बिग विलेज है, पालमपुर की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। रायगंज एक बिग विलेज है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एक ऑल वेदर रोड है जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती है, और शाहपुर एक टाउन है, उससे भी पालमपुर को कनेक्ट किया जाता है उसी रोड के थ्रू। ठीक है, मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। अब पालमपुर और रायगंज के बीच में जो रोड है, उस रोड पे यानी कि पालमपुर विलेज के अंदर जो रोड है, उन रोड्स पे क्या क्या तरीके के ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्ट को देखते हैं कि विलेजेस में किस किस तरीके के ट्रांसपोर्ट के मीडियाज होते हैं। ठीक है, मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स क्या होता है बच्चों? बैलगाड़ियां। कभी आपने गांव में विजिट किया होगा, या फिर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं। आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते हो, वहां पर देखते हो कि वहां की सड़कों पे जो ट्रांसपोर्ट के लोग मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चीजों को लेके जाने के लिए या लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? उनमें बैलगाड़ियां भी आती हैं। आप विलेज की सड़कों पे बैलगाड़ियां भी आते जाते देखोगे। ठीक है, देन तांगा। तांगा भी देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, तो तांगा, बोगीज। बोगीज क्या होती हैं? वुडन की कार्ट। वुडन की एक गाड़ी मींस लकड़ी की गाड़ी जो कि ड्रॉन बाय बफेलोज। बफेलो यानी कि भैंस। भैंसों के द्वारा जो एक लकड़ी की गाड़ी को लेके जाया जाता है, जिस पर क्या रखा जाता है? लोडेड विद जैगरी यानी कि गुड़, जहां पर गुड़ रखा जाता है, एंड अदर कॉमोडिटीज, और अदर कॉमोडिटीज रखी जाती हैं। गुड़ और अदर कॉमोडिटीज को लेकर जा रही होती हैं भैंसे एक वुडन की गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो आपने विलेजेस में बच्चों क्या क्या ट्रांसपोर्ट के मीडियम देखे हैं? बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ियां देखी हैं, तांगा देखे हैं, और एक वुडन की गाड़ियां, वुडन की जो गाड़ियां होती हैं जिनको भैंस लेके जाती है, जिसके अंदर जैगरी यानी कि गुड़ रखा होता है और अदर कॉमोडिटीज रखी जाती हैं जिनको भैंसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, रियल लाइफ से कनेक्ट करके इन चीजों को सीखना है आपने। ठीक है, और अदर कॉमोडिटीज को भी लेके जाया जाता है उन वुडन की कार्ट्स के ऊपर, वुडन की गाड़ियों के ऊपर। ठीक है, अब हमने ये चीजें तो देख ली कि ट्रांसपोर्ट के लिए ये हमने 3 चीजें पढ़ ली, बैलगाड़ियां, देन तांगा, देन वुडन की जो गाड़ियां भैंसे लेके जाती हैं। देन इनके अलावा क्या ट्रांसपोर्ट के मीडियाज यूज किए जाते हैं पालमपुर विलेज में? मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, ये सब चीजें भी होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ओल्ड मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ही यूज किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के मीडियाज भी यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स जैसे कि मोटरसाइकिल्स, ठीक है, जीप, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स, ये सभी चीजें यूज की जाती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मींस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोगों को एज वेल एज गुड्स को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आया कि पालमपुर विलेज के अंदर जो एक रोड है दैट इज ऑल वेदर रोड, जो कि पालमपुर विलेज को रायगंज से कनेक्ट करती है, उस रोड पे किस किस तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। पालमपुर विलेज के अंदर बच्चों 450 फैमिलीज हैं लगभग, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, और वो सभी फैमिलीज जो हैं वो अलग अलग कास्ट से रिलेट करती है, मतलब अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट की फैमिलीज हैं, और लगभग 450 फैमिलीज प्रेजेंट हैं उस विलेज के अंदर। अब 450 फैमिलीज प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये कि इतना बड़ा कोई विलेज नहीं है, ये छोटा ही विलेज है। ठीक है, उसमें से 450 फैमिली में से 80 जो फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और उन अपर कास्ट फैमिलीज ने मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लैंड को परचेज किया हुआ है। लैंड जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, बेसिकली बच्चों एग्रीकल्चर के लिए जो विलेजेस होते हैं वहां पर पैसा कमाने के लिए बेसिकली एग्रीकल्चर को यूज किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि विलेजेस के अंदर फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है। ठीक है,
तो पालमपुर विलेज में भी बेसिकली फार्मिंग को ही प्रेफर किया जाता है सभी लोगों के द्वारा, लेकिन अदर एक्टिविटीज भी हमने पढ़ी थी कि जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल लेवल पे ट्रांसपोर्ट को हम यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर करने के लिए, एग्रीकल्चर के पर्पज से जो लैंड होता है ना, वो लैंड यानी कि एग्रीकल्चर की जो जमीन होती है उस लैंड का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो किसने परचेज किया हुआ है? परचेज्ड बाय 80 अपर कास्ट फैमिलीज, ठीक है। आपने पढ़ा कि इस विलेज के अंदर 450 फैमिलीज प्रेजेंट है, उनमें से 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और उन अपर कास्ट फैमिलीज के द्वारा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया गया है। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड की जितनी भी जमीन है जहां पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती की जाती है, उसका मैक्सिमम पोर्शन उन 80 अपर कास्ट फैमिलीज ने ही परचेज किया हुआ है, ठीक है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। विलेज के अंदर एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी जमीन अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम जमीन, आधे से ज्यादा पोर्शन किसके पास है? 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास, ठीक है। देयर हाउसेज, अब उन अपर कास्ट फैमिलीज के जो लोग हैं ना, उनके जो हाउसेज हैं, उनके जो घर बने हुए हैं वो तो ब्रिक और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं, यानी कि ईंटों और सीमेंट से बने हुए हैं उनके जो हाउसेज हैं उस विलेज में। लेकिन जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो दलित्स हैं, मींस जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, जो दलित हैं, वो कितना पोर्शन को कवर करते हैं? 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। उस विलेज की जितनी पॉपुलेशन है, उस विलेज में 450 फैमिलीज हैं, 80 अपर कास्ट फैमिलीज होगी, और उस टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 पॉपुलेशन किसकी है? दलित लोगों की है, शेड्यूल कास्ट लोगों की है। और वो जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो कहां पर रहते हैं? विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं, मींस एक अलग से उनके लिए एक एरिया स्पेसिफाई कर रखा है, उसी एरिया में ही, उस कोने में ही वो रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रो। मड एंड स्ट्रो मींस कीचड़ और पुआल से बने होते हैं उन लोगों के घर, ठीक है। तो जो हमने 80 अपर कास्ट फैमिलीज पढ़ी, उनके जो हाउसेज हैं वो किस चीज से बने होते हैं? उनके तो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, वो सीमेंट प्लास्टरिंग से, ईंटों से, सीमेंट से, इन चीजों से बने होते हैं। लेकिन जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग, वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, पूरे विलेज की पॉपुलेशन का 1/3 है। और वो लोग जो हैं वो विलेज के एक कोने में रहते हैं, और उनके घर इतने छोटे होते हैं, और वो घर कीचड़ और पुआल से बने होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। जो पालमपुर विलेज आप पढ़ रहे हो, जिस विलेज की स्टोरी पढ़ रहे हो, उस विलेज में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम ये पढ़ेंगे कि इस विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो पालमपुर विलेज के अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी प्रॉपर अवेलेबल है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं, ठीक है, मींस बिजली वहां पर रहती है। ऐसा नहीं कि गांव है तो वहां पर बिजली नहीं होगी, वहां पर बिजली भी है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। वहां पर खेतों में कल्टीवेशन के पर्पज से वहां पर ट्यूबवेल्स भी हैं, जिसमें से पानी आता है और खेतों में जाता है। ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, वो स्मॉल बिजनेस में भी यूज हो जाती है ये इलेक्ट्रिक पावर्स एंड ट्यूबवेल्स। देन पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल भी है, 1 हाई स्कूल भी है, ठीक है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है, वहां पर ट्यूबवेल्स भी हैं। प्राइमरी स्कूल क्या होते हैं बच्चों? मतलब प्राइमरी स्कूल छोटी क्लासेस के स्कूल जो होते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 to 11 ईयर्स की एज के बच्चों के लिए जो स्कूल्स होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं, ठीक है। 5 to 11 ईयर्स की एज के स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल्स होते हैं उन्हें प्राइमरी स्कूल्स बोलते हैं। एंड देन 1 हाई स्कूल, 11 to 16 ईयर्स की एज के बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं दैट इज हाई स्कूल, ठीक है। तो वहां पर प्राइमरी स्कूल भी है एंड 1 हाई स्कूल भी अवेलेबल है, और वहां पर बच्चों मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज, नर्सिंग होम्स, ये सब चीजें भी अवेलेबल हैं पालमपुर विलेज के अंदर। तो बच्चों अब आपने देखा कि इस पालमपुर विलेज में मतलब एक डेवलप्ड विलेज की तरह सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। वहां पर ट्रांसपोर्ट के भी दोनों मीडियाज अवेलेबल हैं, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह, तांगा, ये सभी चीजें भी हैं।
और वहां पर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स ये सभी भी हैं। फिर हमने देखा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहां पर ट्यूबवेल्स भी हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे ही हो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। फिर वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल सब कुछ है, ठीक है। फिर हमने देखा कि पालमपुर विलेज के अंदर, पालमपुर जो विलेज है वो एक बड़े विलेज से भी कनेक्ट होता है, एक रोड है जो कि उसे कनेक्ट करती है, ठीक है। वहां पर 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, 1/3 शेड्यूल कास्ट फैमिलीज हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमने पढ़ी, इससे हमें पता चला कि जो पालमपुर विलेज है ना वो डेवलप्ड विलेज है। पालमपुर विलेज में हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है। देखो बच्चों, द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। वहां पर वेल डेवलप्ड रोड भी है, क्योंकि हमने बात करी एक रोड है, ऑल वेदर रोड, जो कि कनेक्ट करती है पालमपुर विलेज को एक बड़े विलेज से, दैट इज रायगंज, ठीक है। तो वहां पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड है। वहां पर ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीडियाज हैं, हमने पढ़े ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मीडियम्स का यूज करते हैं हम, जैसे कि बैलगाड़ी है, तांगा है, वुडन की जो गाड़ियां हैं जो भैंसे लेके जाती हैं, देन ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये सभी चीजें। देन इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर बिजली है, इरिगेशन सिंचाई के लिए प्रॉपर, वहां पर जैसे कि सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर अवेलेबल है फील्ड्स में। स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, देन हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां के लोगों का ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने देखा बच्चों, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल हेयर। जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो अवेलेबल हैं विलेज पालमपुर में, ठीक है। अब बच्चों आपने ये तो देख लिया कि पालमपुर विलेज में तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब इन सभी फैसिलिटीज को आपके नियर बाय विलेजेस से या फिर आपके जो रिलेटिव्स, कुछ आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनके रिलेटिव्स विलेजेस में रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, तो आप उन सभी विलेजेस से पालमपुर विलेज को कनेक्ट करके देखो कि क्या पालमपुर विलेज में जिस तरीके से सारी फैसिलिटीज हैं तो आपके नियर बाय विलेजेस में भी वो फैसिलिटीज हैं। आप ये एक्टिविटी करोगे बच्चों, आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हो, जिस भी गांव से आप हो, जिस भी गांव में आप रहते थे पहले, तो उस गांव से आप उस गांव के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उन सभी फैसिलिटीज से पालमपुर विलेज की फैसिलिटी को कंपेयर करके देखो कि आपके गांव में भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो पालमपुर विलेज में हैं, ठीक है। ये काम आप करोगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ये काम किया या नहीं किया, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको पालमपुर विलेज की स्टोरी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू ही कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।